नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी ने राजधानी के वार्ड क्रमांक 43 में मेट्रो प्रोजेक्ट दौरान प्लाट आवंटन को लेकर हुए घोटाले की जांच करने के लिए जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाई। समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष क्षमा तनवीर ने कलेक्टर से अविनाश लवानिया को ज्ञापन सौंपकर कहा कि मेट्रो ट्रेन परियोजना में आज़ाद नगर की बसी बस्ती को वहां से हटाकर अफजल कॉलोनी के पीछे अंगूर बाग में विस्तारित की गई, जिसके इस प्रक्रिया के पहले रहवासियों के सर्वे कराए गए, उनके उपरांत उन्हें स्थानांतरित किया गया, परंतु उक्त सर्वे लेकर प्लाट आवंटन तक में बड़ा घोटाला किया गया और कुछ भूमाफियाओं ने यह घोटाला कर प्लाट अन्य व्यक्तियों को बेच दिया है, जिससे वास्तविक हकदार प्लाटों से वंचित रहेगा, जो कि उनका अधिकार था। इसकी शिकायत कई बार एसडीएम को भी की जा चुकी है, परंतु कोई कार्रवाई न होने पर प्रश्न खड़े करता है। जी, हमारी महिला जिला अध्यक्ष हैं। आज बड़ा गंभीर विषय है। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भूमाफियाओं को हम रहने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे, लेकिन भूमाफिया अब सियासी लोगों के शरण में चले गए हैं, चाहे वो विधायक हो या कांग्रेस के हो या किसी भी दल के लोग हो। आज स्थिति ये है कि गरीबों के जो प्लॉट्स दिए गए थे, जब मेट्रो लाइन आ रही थी, उन लोगों को हटाया गया था, हटाकर उनको बसाया गया अंगूर बाग में। तो वहाँ पर उन प्लाटों का जो बंदरबाट हुआ वो हम किसी से छुपा नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी सारी जानकारी है, अधिकारी जानकारी देने से बच रहे हैं। 18 से 20 लोग जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको शासन की लिस्ट में जिनके नाम मौजूद हैं, उन 18 लोगों को प्लॉट कांग्रेस के नेता के गुर्गों को दे दिए गए हैं। उन शागिर्दों को, पट्टों को वो आराम से 3-3 लाख रुपए में बेच रहा है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आदरणीय हमारे कलेक्टर भोपाल, उनको बताना चाहता हूँ, एसडीएम साहब को और तमाम उन अधिकारियों को मेट्रो के जो इस मेट्रो से जुड़े रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ अविलंब सरकार को आगे आना चाहिए। उन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए, जिन्होंने गरीब के प्लॉट छीनकर 6-6 लाख पे 5-5 लाख रुपए में बेचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये राजधानी है, अगर राजधानी में स्थिति ये है तो मध्य प्रदेश में स्थिति कैसी रही, कैसी होगी, ये सोचकर ये हम लोग बड़े बेचैन हैं, परेशान हैं हम लोग। वो 18 परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या कलेक्टर भोपाल, स्थानीय सांसद से भी कहना चाहता हूँ, क्या उनको उचित स्थान सोने का, रहने का, खाने का कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार उस 18 परिवारों की करेगी? जो टांगे वाले हैं, ठेले वाले हैं, मजदूर लोग हैं, उन अपने घर से बेघर हो गए, खाने पीने को परेशान है, त्यौहार सब के सर पे हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, ऐसे भूमाफिया जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं, उन अधिकारियों को जो कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए, उनको जेल दाखिल करना चाहिए। नाम बताइए। जी, क्षमा तनवीर, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ। कलेक्टर ऑफिस गए थे ज्ञापन देने? जी हाँ, कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने गई थी। जो मेट्रो आई है, वो मेट्रो की वजह से जो आज़ाद नगर से जो मकान टूटे गए, जो अंगूर बाग में मिले गए हैं, उनमें से कुछ परिवार ऐसे हैं जो वंचित रहेगा, जिनको नहीं मिल पाए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। कुछ भूमाफिया लोग ऐसे हैं, वो नहीं चाहते कि उन गरीबों को ये मकान मिले। और मेरा कहना ये है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे कलेक्टर साहब से कि उन गरीबों पर आप पूरा ध्यान दीजिए और उनको ये ज़मीन दिलवा के रहिए। उनका हक़ है, उनका हक़ ना छीने। ये सरकार से मेरा अनुरोध है कि गरीबों को आप पूरा ध्यान दीजिए और उनके मकान उनको वापस दिलवाइए। कुछ भूमाफिया ऐसे हैं जो उनके ऊपर दादागिरी कर रहे हैं, उन गरीबों को मकान देने से बिल्कुल मना कर रहे हैं, और जहाँ तक उनको मुआवजा दे चुके हैं, लिस्ट है मेरे पास, और लेकिन मकान देने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। ये आज ही मैं ये लेटर लेके आई हूँ कलेक्टर महोदय में, देखिए जन सुनवाई में, और ये भी लेके आई हूँ मैं, देखिए। और मेरा कलेक्टर महोदय से कहना है, प्लीज़ इन गरीब परिवारों को आप मकान दिलवा के रहिए। ऐसे कितने परिवार हैं? 18 परिवार हैं ऐसे। कुछ इसमें ठेले वाले हैं, कुछ बेवाएँ हैं,
और जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, ऐसी बच्चियाँ हैं जो अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं। मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना ये है कि गरीबों को सहयोग करें और उनको ये मकान दिलवाएं। भोपाल के कोईफिजा इलाके में एक जिम सेंटर ने एक युवती से बहला फुसला कर दुष्कर्म कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती का जिम में आना जाना था, तभी दोनों की दोस्ती ही की गई। दोस्ती प्रेम में बदल गई और शादी का एक दूसरे ने वादा कर लिया। इसी का फ़ायदा उठाकर आरोपी अमीर ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने जब जिम ट्रेनर से शादी करना दबाव बनाया तो वह मुकर गया। पीड़िता ने अपने साथ हुए धोखे की फरियाद कोईफिजा पुलिस को बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना कोईफिजा में 376 का मामला है, क्या कुछ मामला है इसमें? और पीड़िता के द्वारा बताया गया था कि आमिर नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा बहला फुसला करके और शादी का झांसा दे करके उसके साथ में संबंध बनाए गए हैं। काफ़ी लंबे समय से संबंध बना रहा है, वो अब शादी से मुकर गया है। उस पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। जल्दी आरोपी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आरोपी रहने वाला कहाँ का है और किस तरह उसकी मुलाकात पीड़िता से? वो बेसिकली दाता कॉलोनी का ही रहने वाला है। पहले कहीं जिम में कहीं पे आता जाता था जहाँ पर पीड़िता के साथ में उसकी मेल मुलाकात हुई थी। लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और उसी का फ़ायदा लेकर के उसके द्वारा दुष्कृत्य किया गया है, जिस पर से प्राथमिकी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश की जनता 18 साल के कुशासन में न केवल अनाचार, अराजकता, अभिचार और भ्रष्टाचार की शिकार हुई है, बल्कि भ्रष्टाचार के चलते निरंतर कर्जे के बोझ में दबती जा रही है। एक तरफ प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के आंकड़े खेतों में पैदा हो रहे हैं, दूसरी तरफ गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रति व्यक्ति कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। बलात्कार में, कुपोषण में, आदिवासी उत्पीड़न में, गरीबों पर अन्याय में, विद्यार्थियों के साथ छल में, शिक्षा के पतन में, बेरोजगारी में, महंगाई में, जमाखोरी में, महिलाओं पर अत्याचार में, जहरीली शराब के मध्य प्रदेश लगातार तरक्की कर रही है। लेकिन भाजपा सरकार द्वारा इवेंटबाजी करके प्रदेश को झूठी तरक्की का गीत सुनाया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि हम 18 साल में नीचे जा गिरते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने की योजना लगातार जारी है। कल एक तुगलकी फरमान जारी करके किसानों जो सोसाइटियों पे, वेयर हाउसों पे खड़े थे, उनकी खरीदी एकदम रोक दी गई। हजारों किसान, लाखों किसान अपने किराए के ट्रैक्टर लेके आए थे, किराया दे के आए थे, मजदूरी दे के आए थे, कैसे भरा था उसके ऊपर सवाल की जगह सरकार उससे कह रही है कि आपके गीले गेहूं हैं, FAQ के लाओ। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि आपदा आई जिसमें बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, कई जगह गेहूं खत्म हो गया, कई जगह गेहूं पतला पड़ गया, कई जगह अगर FAQ पे जाएंगे तो जो 15 कुंटल का गेहूं है वो 2 कुंटल पे आएगा। किसान के नुकसान को समझ के उसके साथ संवेदना के साथ सरकार को काम करना था, ना कि किसान के जले पे नमक छिड़कना था। सरकार ये जले पे नमक छिड़क रही है। आज तक कोई सर्वे नहीं हुए। पहली स्पष्ट है, किसान को मुआवजा सरकार दे। जो वसूली चालू कर रखी है, किसान की खरीदी तो बंद कर दी है, जो सोसाइटियों की और बिजली विभाग की वसूली चालू है इसे बंद करी जाए, सोसाइटियों की तारीख बढ़ाई जाए, किसान को जल्द से जल्द उसका मुआवजा दिया जाए। बीजेपी के पहुंचे हैं ना, तो उनको दर्द नहीं दिख रहा। यही तो मैं कह रहा हूं कि फसलें खराब हुई, पानी गिरा, उसकी खबर तहसील तक तो नहीं पहुंची है, पर ये भोपाल में मंत्रियों तक पहुंच गई, उन्होंने स्थगित कर दी ना। कांग्रेस से सवाल करेंगे जो सत्ता और सरकार में बैठ के किसान की हत्या कर रहे हैं, वो कांग्रेस सब। अरे ये बताए कि ये खेत क्यों बंद करी, मुआवजा कब तक दोगे, कितना दोगे, इस बात को करें। ये सिर्फ इधर उधर की बातों का दम है और कोई बात नहीं। पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। रोज मैं वहीं पर रहता हूं, किसान के बीच से ही आया हूं। आप चाहो तो मेरे साथ चल भी सकते हैं, मैं यहां से फिर किसानों के बीच पे जाता हूं। मैं टोटल किसानों के बीच में जिस परिस्थितियों के साथ होता है, और इनके मीटर मैं आज फिर कह के जा रहा हूं, इनके गीले पतले मीटर फिर बताए। जिस दिन खरीदी चालू हुई, उन मीटरों को फेंकने वाला पहला विधायक कुणाल चौधरी होगा। पिछली बार भी फेंके था, फिर फेंकूंगा। जेल भेजना हो भेज देना। जिस स्थितियों के अंदर है, देश का प्रधानमंत्री किसान वेतन में सर्जन कर दिया,
मुख्यमंत्री कहता है स्वर्णिम कर दिया, मंत्री कहता है स्वर्णिम कर दिया। इस अंधेरे को देखो तो सही, उस किसान की परिस्थिति को तो देखो कि तुम गुलाल उड़ाते हो, किसान अपनी बर्बादी का किस मुंह से कहा था कि 2100 रुपए क्विंटल मिट्टी खरीद लूंगा। चोरी भी चुपचाप से करते हैं बाइकों की, कि कोई चोर आता है तो बाइक चोरी चुपचाप से करता है भैया। पर ये भारतीय जनता पार्टी के डकैत सरकार उस किसान की बाइक को सीधा चोरी करके लेके जा रहा है। 8,000 का बिल बकाया है, 80,000 की बाइक लेके जा रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? इतना झूठ। आज किसान की सोसाइटी भरने की आखिरी तारीख है। मुख्यमंत्री ने मुंह से तो बोल दिया था कि सोसाइटी के ऋण मत भरना। अरे आदेश कब पहुंचाओगे मुख्यमंत्री जी? कब पहुंचाओगे? जब किसान सूदखोरों से पैसा लेके उनको आज भरने का, उसके बाद पहुंचाओगे। अपने चंद बीजेपी के बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पहुंचाओ। आज तक वो आदेश न सर्वे का गया है, न सोसाइटियों को स्थगित करने का गया, न बिजली विभाग की वसूली को खत्म करने का गया। क्या गलत बात कर दी थी? क्या किसान का गेहूं 3,000 रुपए क्विंटल की बात करती थी तो बुरी लगी? क्या किसान के गेहूं को लेके मैं अंदर चला गया था कि 2 दिन चर्चा इन किसानों पे करो? आपने कहा था लागत आदि कर देंगे भाई साहब, लागत आदि। अरे डीजल हमारा डबल कर दिया। अरे डीएपी जो 500-700 की थी 1700 से ऊपर कर दिया है। पोटाश की कीमत देख लो, खाद की कीमतें देख लो, दवाइयों की कीमतें देख लो। अरे पहले जितने में किराए का ट्रैक्टर आता था उससे ज्यादा डीजल आज की तारीख में घर के ट्रैक्टर में लग जाता है। किसान कहां जाए, किस ओर करे? तो एक बड़ी साजिश इस हिंदुस्तान के अंदर किसान के साथ है। और इस देश के गुजराती प्रधानमंत्री जो चंद उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री, उसके बाबू के रूप में इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री काम कर रहा है। उसके बाबू के रूप में किसान के पेड़ पे ला, छाती पे गोली, वो नंगा कर के पार्टी के गठबंधन की सरकार, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसान का जरा सा गीला गेहूं नहीं ले सकते। ये नुकसान है, ये सच्चाई है। ये बात आपको आपके अधिकारियों का आदेश में समझ में आवे कि नहीं है? पर इतने दिन से हम किसानों पे चिल्ला रहे थे, तब समझ में नहीं आई। गृह मंत्री कहते कौन खेतों में गया? अरे आओ गृह मंत्री जी, खेतों में चलो, सोसाइटी में चलो, कहा चलना है मेरे साथ चलो। आओ मुख्यमंत्री जी, भाषण देते हैं, खेत में जाके नौटंकी करते हैं और देने का जिनके पास अधिकार है। रोज जिस तरह की एक बात याद आती कि राजा बोला रात है। कांग्रेस पार्टी की सशक्त आवाज हमारे संघर्षशील विधायक आदरणीय कृणाल चौधरी जी, मीडिया विभाग के मेरे सम्मानित सहयोगी उपाध्यक्ष और बौद्धिक हमारी संपदा भूपेंद्र गुप्ता जी, सम्मानित प्रवक्ता साथीगण, सम्मानित पत्रकारगण, कैमरामैन साथियों, फोटोग्राफर दोस्तों, कांग्रेस प्रतिदिन आपके माध्यम से हमारी रोकी जाने वाली आवाज को बार बार बुलंद कर रही है। उसी श्रृंखला में आज 2 महत्वपूर्ण विषयों पर आदरणीय कृणाल भाई और हमारे वरिष्ठ सहयोगी भूपेंद्र गुप्ता जी आपसे रूबरू होंगे और आपको शाम को एक मैसेज और मिलेगा कि कल पूरे देश में
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेतागण, वरिष्ठ नहीं वरिष्ठतम, राहुल गांधी जी के विषय पर एक अभियान के तहत पत्रकार वार्ता ले रहे हैं और मध्य प्रदेश में आदरणीय पृथ्वीराज चौहान साहब जो पीएमओ में कैबिनेट मिनिस्टर थे, वे आ रहे हैं संभवतः 3 बजे, क्योंकि 20 मिनट पहले उनका दिल्ली से फोन आया था, हमारी बात हुई है। और साथ में रहेंगे जेपी अग्रवाल साहब उस पत्रकार वार्ता में, तो संभवतः 3 बजे का वो वक्त मुकर्रर होगा, तो आप उसमें भी आमंत्रित हैं। सूचना प्राप्त के बाद मैं अधिक विलंब न करते हुए पहले उनको याद रखिए। राज्य सरकार दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों को प्रथम पंक्ति में खड़े करने लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर होने वाली रणनीति निर्वाचन हो चुके लोगों का मनोबल गिरा रही है। प्रदेश में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में छतरपुर जिले की पहरापुरवा ग्राम पंचायत से निर्वाचित हुए दिव्यांग गोविंद दास कुशवाहा अपनी सरपंची पाने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गोविंदा सिंह का आरोप है कि 25 जून 2022 को हुई मतगणना में पीठासीन अधिकारी ने उन्हें 38 वोटों से विजय घोषित किया था। उसके बाद विपक्षी प्रत्याशी के अनुरोध पर हुई थाना पुनः मतगणना में भी वह एक मत से विजय घोषित हुए। रिटर्निंग अधिकारी से उन्हें विजय निर्वाचन प्रमाण पत्र भी दिया है, लेकिन बाद में लगाई गई एक याचिका के बाद हुई मतगणना में फेरबदल कर उन्हें हरा दिया गया। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद कुशवाहा है और मैं खजुराहो जिला छतरपुर ग्राम पंचायत पहरापुरवा से सरपंच हूँ। क्या मामले को लेकर आज आप भोपाल आए? भोपाल हम इस मामले को लेकर आए हैं। मैं वहाँ पे नवनिर्वाचित अभी जो कुछ समय पहले चुनाव हुए थे उसमें मुझे जनता जनार्दन के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप वहाँ पे सरपंच बनाया गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ राजनीतिक साजिश के तहत मुझे उस सरपंच पद से पृथक कर दिया गया है। वो राजनीतिक दबाव और पैसे के लेन देन में इसमें एसडीएम राजनगर और जनपद सीओ की मिलीभगत से राजनीतिक दबाव के कारण मुझे उससे अलग क्या कारण रहा जो आपकी सरपंच की खत्म कर दी? उसमें हमारा जो प्रतिद्वंदी था उसके द्वारा एक याचिका लगाई गई थी और याचिका तो इस मध्य प्रदेश में हजारों याचिकाएं चलती हैं, पर उसका एसडीएम महोदय का कहना था कि ये 6 महीना से ज्यादा ये बाउंडेशन है, याचिका चल ही नहीं सकती। ये बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा कभी होता नहीं अदालतों में। लेकिन उन्होंने इसके बाद फैसला 6 महीने के अंदर ही कर दिया और फिर जो है उसे पृथक कर दिया। तो क्या आपके सामने मतपत्र की गिनती नहीं हुई थी? मतपत्र की गिनती हमारे हुई थी, वहां में पहली बार जो हुआ था उसमें विजय हुआ और जब दूसरी बार उन्होंने रिकाउंटिंग की उसमें मुझे जो है उन्हें जो 70 मत जो है जो अनबैलेट थे उनको उसमें रात करके जहां वो वोटिंग रखी हुई थी उसको इन्हें बदल करके सीओ की उसमें भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है जनपद राजनगर के, कि उन्होंने जो है मिल करके वो उसको बदल करके और दूसरे वोट उसमें रख दिया। और जब फिर काउंटिंग होती है तो काउंटिंग में वो वोट उनके हमारे जो प्रतिद्वंदी था उसके पक्ष में वोट गिन दिए जाते हैं। 70 की जगह फिर 63 वो अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, मतलब 70 मत जो रिजेक्ट हुए थे अब उनने 63 मत रिजेक्ट किए हैं। और इसकी कार्रवाई आपने कहीं कर दी? इसकी कार्रवाई करने के लिए हम हाईकोर्ट की शरण में भी गए थे, लेकिन ये दुर्भाग्य कहें कि उस समय हम पहुंचे तो वहां पर एक तो पहली बार छुट्टी का समय था, हमको नकल जो है के लिए इतना परिश्रम करना पड़ा तहसील में, तो वहाँ 2 दिन लग गए। और 2 दिन के बाद जब हम वहाँ कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में भी वहाँ पे वकील लोग जो है स्ट्राइक पे जाने के कारण हमारा केस जो है उस पर स्टे नहीं मिल पाया। तो अब आगे की कार्रवाई हम कोर्ट की फिर से अपने कुछ लोगों के जो मार्गदर्शक हैं और जो हमारे लोग हैं उनसे सलाह मशवरा लेकर के और इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, हाईकोर्ट ही जाएंगे। चल रहा है, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं, लेकिन गोविंद दास कुशवाहा जी देखिए कि जो सरपंच निर्वाचित हुए थे पहरापुरवा गांव राजनगर तहसील खजुराहो से, उनको राजनीतिक देश भावना के तहत और राजनीतिक दबाव में प्रशासन द्वारा उनको जो 8 वोटों से हरा दिया गया है। एक व्यक्ति जो याचिका लगाई थी उनका नाम है और ये सारा पूरा इसमें सब है। इनका जो प्रमाण पत्र है गोविंद दास कुशवाहा जी को जब चुनाव ये जीते थे 14 जुलाई को, इनको 1 वोट से चुनाव ये जीते थे, इनको जो प्रमाण पत्र भी मिला है। इसके बाद ये याचिका लगा के याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एसडीएम कोर्ट में याचिका लगाई है
और वहां पे उनने जो है अलग अलग तरीके की बातें कही हैं याचिकाकर्ता ने। कभी वो कह रहे हैं कि 71 पोलिंग बूथ की गणना की जाए, कभी वो कह रहे हैं 78 की गणना की जाए, कभी वो कह रहे हैं 81 की गणना की जाए, फिर बाद में वो कहते हैं कि 81 पोलिंग बूथ की गणना की जाए। और एसडीएम महोदय जो आदेश करते हैं वो 78 पोलिंग बूथ की गणना का आदेश करते हैं, जबकि सामने वाला जो है 81 पोलिंग बूथ की जनगणना की मांग करता है। और एसडीएम राजनीतिक दबाव के चलते हुए 78 पोलिंग बूथ की गणना की जानकारी देते हैं कि आपको पुनर्मतगणना आपकी की जाएगी। गोविंद दास कुशवाहा जी को 25 तारीख को सुबह 11 बजे रिकाउंटिंग के लिए राजनगर तहसील बुलाया जाता है। मैं भी पहुंच जाता हूं। पूरे हमारे प्रदेश से कुशवाहा समाज के जितने लोग हैं राजनगर तहसील में इकट्ठे होते हैं गोविंद दास भाई के लिए, और प्रशासन द्वारा इनको 11 बजे काउंटिंग में ये अंदर पहुंच गए हैं और 4 बजे काउंटिंग खत्म कर दी जाती है। और हमें जानकारी लगती है कि इन्हें 8 वोट से हरा दिया गया है राजनीतिक द्वेष भावना के कारण। जब 4 बजे काउंटिंग पूरी हो जाती है, गोविंद भाई को 9:40 पे बाहर किया जाता है काउंटिंग से। और राजनीतिक प्रेशर इतना ज्यादा था वहां पे कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रशासन और शासन के आगे हम लोगों की नहीं चल पाई। और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति सरपंच जो चल नहीं सकता दोनों पैरों से, जो अपंग है, ऐसे व्यक्ति को आप लोगों ने राजनीतिक द्वेष के कारण जो चुनाव हराया है। अरे भाइयों, आप लोगों ने एक गोविंद दास कुशवाहा को चुनाव हराया है, लेकिन हम 1000 गोविंद दास कुशवाहा इकट्ठे कर देंगे इस मध्य प्रदेश के अंदर। और आने वाले समय में हम आप लोगों को बता देंगे कि कुशवाहा समाज की ताकत क्या है। क्योंकि कुशवाहा समाज सरकार बनाना जानता है तो सरकार बिगाड़ना भी जानता है। तो हम हमारी ताकत दिखाएंगे और गोविंद दास कुशवाहा जी के लिए हम न्यायालय जाएंगे और कोर्ट में कार्यप्रणाली के तहत याचिका दायर करेंगे। और शासन और प्रशासन ने जो गलत तरीके से गलत डिसीजन लिया है उसका हम कोर्ट में। प्रदेश के किसानों के लिए मंगलवार का दिन एक बार खुशहाल खबरी लेकर आया है। शिवराज सरकार ने किसानों के हित में जो कहते हैं वह करते हैं की तर्ज पर किसानों के लिए किए गए वादों को अमली जामा पहनना शुरू कर दिया। आज कैबिनेट की बैठक में सर्वप्रथम किसानों की प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि के हाल ही में हुए भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए RBC 6/4 और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों के नुकसान की भरपाई करने का निर्णय लिया। प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान कमल पटेल उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आज अनेक सौगातें दी हैं। इसी कड़ी में किसानों को खरीफ फसल की अल्पानिक राशि जमा करने का 28 मार्च आखिरी दिन था। नमस्कार। आज का दिन मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशी और ऐतिहासिक दिन है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अनेक सौगातें किसानों को दी है। जहां एक और फसल खराब हुई थी उसके लिए RBC 6/4 और फसल बीमा का क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है। वहीं किसानों को जो आज आखिरी तारीख थी 28 तारीख, रबी का अल्पकालीन जमा करने की 0% ब्याज, ताकि उनको कोई ब्याज ना लगता, जितना लिया उतना ही भरना पड़ता। लेकिन आज के बाद अगर किसान भरता तो उसको पूरा ब्याज लगता, और इसलिए 1 महीना पूरा 30 अप्रैल कर दी गई है अंतिम तारीख। 1 महीने में किसान 30 अप्रैल तक जो जमा कराएंगे उसका ब्याज सरकार भरेगी 1 महीने का, और इस प्रकार किसान को 0% ऋण लेने के लिए पात्रता हो जाएगी। साथ ही आज नर्मदा नियंत्रण मंडल की 119वीं बैठक थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने अनेक सिंचाई परियोजनाएं जो नर्मदा जी से पानी लिफ्ट करके ले जाएंगे उसमें किए, जिसमें हरदा, खंडवा, डिंडोरी और शहडोल, श्योपुर, सीहोर, अनेक जिलों की हजारों हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट आज हमने प्रशासन की स्वीकृति दी है। उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से बधाई देता हूं। मेरा विधानसभा क्षेत्र हरदा की शहीद इलाव सिंह उद्वहन सिंचाई योजना, जिसमें हरदा जिले की हंडिया के 68 गांव, खिड़किया के 25 गांव, हरदा के 5 गांव और 21 गांव टिम्बरनी के, इस प्रकार 118 गांव की 68,890 हेक्टेयर जमीन जो तवा डैम की सिंचाई से, तवा नहर से वंचित रह गई थी, जो टेल एरिया में थी, जो आउट कमांड क्षेत्र था या कमांड क्षेत्र भी था तो वहां पानी नहीं पहुंचता था, उसको स्वीकृति दी है। और 720 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे।
उसकी प्रशासकीय स्वीकृति दे दी, बजट प्रावधान भी कर दिया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, हरदा जिले के किसानों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। और एक गौरव प्राप्त हुआ है हरदा जिले को कि मध्य प्रदेश का पहला जिला होगा हरदा जो 100% सिंचित होगा। जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि हरदा जिला 100% सिंचित होगा, तो आज उन्होंने घोषणा पूरी करके एक नया इतिहास बनाया, नया रिकॉर्ड बनाया है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं किसानों की ओर से और धन्यवाद देता हूं। और मुझे गर्व है कि मेरा भी सपना था कि हरदा जिला नंबर 1 हो, हर क्षेत्र में, तो सिंचाई के क्षेत्र में भी हम नंबर 1। संयुक्त किसान मोर्चा जिला सिवनी मध्य प्रदेश का समर्थन मिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। संयुक्त किसान मोर्चा जिला सिवनी किसान यूनियन मध्य प्रदेश और मीडिया प्रभारी महेंद्र मोनू राय, जिलाध्यक्ष PR इनवाती, यशु प्रकाश AISF मध्य प्रदेश महासचिव, अन्य कार्यकर्ताओं के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सभी मांगों का समर्थन किया गया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कही। आज सिवनी जिले में संयुक्त किसान मोर्चा की जिला सिवनी की इकाई हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता सहायता कार्यकर्ता वाली बहनों को अपना समर्थन देने आई है। इसी वक्त समर्थन पत्र हम आपको जानते हैं। आदरणीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता सभी कार्यकर्ता समर्पित भाव से ग्रामीण सेवा देने वाली बहनें जीवित हैं। जैसा कि हमारे संगठन के संज्ञान में आप लोगों की तैयार आए, इसमें आप लोगों का 2017 से हमारा संगठन आप लोगों के इन्हीं सभी मांगों का समर्थन करता है, क्योंकि आप लोग जमीनी स्तर पर विभिन्न कठिनाई के बीच सेवा देते हैं। हम आप सभी लोगों को पूर्ण आश्वस्त करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा आप लोगों को पूर्ण आश्वस्त करता है कि आप लोगों की इस भक्ति लड़ाई में हमारा संगठन आपके साथ है और आगे भी है। धन्यवाद। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत नीमखेड़ा निवासी आशीष अहिरवार नाम से एक युवक ने TFRI मैदान में पेड़ में फांसी का फंदा बनाकर 16 मार्च को आत्महत्या कर ली, जिसके बाद युवक आशीष अहिरवार का एक आत्महत्या के पहले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें आशीष अहिरवार अपनी प्रेमिका और उसके परिजनों पर आरोप लगा रहा था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपी प्रेमिका समेत उसके भाई और एक महिला को गिरफ्तार किया गया। वहीं मामले में जानकारी देते हुए बरेला थाना प्रभारी ने बताया कि आशीष अहिरवार की आत्महत्या के बाद सामने आए वीडियो और अन्य तथ्यों के आधार पर आशीष अहिरवार के प्रेमिका समेत उसके भाई और एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 16/3/2023 को मृतक आशीष अहिरवार निवासी नीमखेड़ा, इसकी मृत्यु के संबंध में इसका चाचा जो है संदीप चौधरी सूचना दिया कि आशीष अहिरवार जो है घर से बिना बताए कहीं चला गया है, जिसकी रिपोर्ट पर गुम निशान कायम करने के बाद जानकारी प्राप्त हुई कि ये TFRI कॉलोनी में किसी पेड़ पे जो है ये फांसी पर लटका हुआ है, जिसकी सूचना पर थाने में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान पाया गया कि मृतक जो है किसी लड़की के अफेयर के चलते जो है आत्महत्या कर लिया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उक्त मर्ग की जांच पर थाना बरेला में अपराध क्रमांक 150/23 धारा 306-34 ताजीरात हिंद का कायम किया जाकर विवेचना की गई। विवेचना में आरोपी रिंकू चौधरी, सोनाबाई चौधरी एवं राजेंद्र चौधरी के विरुद्ध धारा 306-34 का अपराध घटित होना पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। विवेचना जारी है। हिंदू उत्सव समिति की बैठक संपन्न। राजगढ़ धार रामनवमी के
पावन अवसर पर राजगढ़ नगर के भव्य धर्म यात्रा जुलूस निकाला जाएगा, जिसको लेकर हिंदू उत्सव समिति की बैठक वार्ड 9 सोनी धर्मशाला में रखी गई। हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष नीलेश सोनी ने बताया कि धर्म यात्रा रामनवमी, राम जन्मोत्सव और दिनांक 30 मार्च 2023 गुरुवार शाम 6:30 बजे किले वाले हनुमान मंदिर ब्राह्मण मोहल्ला में प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए राम मंदिर तिलक मार्ग पर समापन होगा। रामनवमी के पावन पर्व पर हिंदू उत्सव समिति की ओर से क्या आयोजन रखा जा रहा है? रामनवमी पर पिछले वर्ष हिंदू उत्सव समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस वर्ष भी रामनवमी पर शोभा यात्रा का आयोजन हिंदू उत्सव समिति द्वारा समस्त हिंदू समाज की ओर से रखा गया है, जिसमें प्रचार रथ, डीजे, राम सेतु शिला जो पानी में तैरती है रामेश्वरम से आएगी, वह शिला दर्शना और राम रथ, माता जी का स्वांग, वीरू जी का स्वांग, बजरंग बली आदि रहेंगे, ढोल वगैरह। और उसमें पुरुष जो है अपना परिधान में रहेंगे, कुर्ते पजामे में, महिलाएं रहेगी केसरिया साड़ी में। और गरिमामय आयोजन जो हिंदू उत्सव समिति के द्वारा किया जा रहा है, जो किले वाले हनुमान मंदिर से शुरू होगा शाम को 6:30 बजे नवमी के दिन 30 मार्च को, और जिसका समापन राम मंदिर लोहार समाज पर समापन आरती के साथ होगा। सभी हिंदू समाज से मेरी आह्वान है हिंदू उत्सव समिति की ओर से कि सभी इसमें पधारें, अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आपका नाम पद? नीलेश सोनी, अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति राजगढ़। चंदेरी में आज 27 मार्च से दरगाह हजरत मखदूम शाह विलायत का 150वां उर्स मनाया जाता है। आज से दरगाह हजरत मखदूम शाह विलायत की दरगाह पर चादर पेश कर उर्स का आगाज़ किया गया। उस कमेटी के सदस्य जावेद अंसारी ने बताया कि इस बार दरगाह हजरत मखदूम शाह विलायत का 150वां उर्स बड़ी शान शौकत से मनाया जाएगा। आज 150 से उर्स की बरसी 27, 28, 29 मार्च को के बाद नमाज मगरिब मखदूम शाह के आस्थाने पर चादर पेश कर उर्स का आगाज़ किया गया है। सदर जावेद अंसारी ने बताया कि 150 का उर्स रमज़ान के पाक महीने में 25 अप्रैल और 28 अप्रैल का 4 दिन का होगा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا जी सदर साहब जी, आज से हम लोग 150 वर्ष बाबा दरगाह हजरत मखदूम साहब विलायत का मनाने वाले थे, लेकिन आज आपने सिर्फ चादर पेश की। क्या वजह रही इस उर्स न मनाने की? इस साल क्या था कि रमज़ान का महीना पड़ रहा था इस साल जी, तो इस वजह से हम लोगों ने इस बार अगले साल ये ऐलान कर दिया था कि इस उर्स को 150वां उर्स है तो इसको 2023 में अप्रैल में मनाएंगे जी। और बड़ी ही शान शौकत से। अप्रैल में क्या तारीख रही है आपकी? इसको 25, 26, 27, 28 अप्रैल को 4 दिन का मनाया जा रहा है जी।
इसमें पहले दिन मीलाद शरीफ होगी, दूसरे दिन मुशायरे का कार्यक्रम होगा, तीसरे दिन कव्वाली होगी और चौथे दिन कव्वाली होगी। जी जी। तो 150 है तो कुछ मतलब एक बढ़िया जश्न के तरीके से मनाने वाले आप। पहले ये उर्स 3 दिन का मनाया जाता था जी, लेकिन 150वां उर्स होने की वजह से इस बार 4 दिन का मनाया जाएगा और बड़ी शान शौकत से और धूमधाम से मनाया जाएगा। जी शुक्रिया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।